हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था फोरेंसिक ऑडिट का। और फोरेंसिक ऑडिट में अब तक हमने फोरेंसिक ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या है एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक ऑडिट के बीच में जो माइनर डिफरेंस है उसको स्टडी किया। देयर आफ्टर फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक ऑडिट, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट, उनको कवर अप किया। एंड फोरेंसिक ऑडिट किन किन एरिया में करवाई जा सकती है: फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड डिटेक्शन, कंप्यूटर फोरेंसिक्स एंड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। देयर आफ्टर फोरेंसिक ऑडिटर को कौन एंगेज कर सकता है, फोरेंसिक ऑडिटर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, फोरेंसिक ऑडिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स, इनको हमने कवर अप कर लिया है। नाउ अब इसमें फोरेंसिक ऑडिट के स्टेप्स, देयर आफ्टर फोरेंसिक ऑडिट को करने के लिए जो जो टेक्निक्स फॉलो होती हैं वो, एंड इन लास्ट फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, तीन टॉपिक हैं जो हमें कवर अप करने हैं। बड़े सिंपल टॉपिक हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोरेंसिक ऑडिट की टेक्निक्स का है। फोरेंसिक ऑडिट का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे नॉर्मल ऑडिट का प्रोसेस होता है सेम मैनर में फोरेंसिक ऑडिट का भी प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले उसी टॉपिक को कवर अप करेंगे, प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक ऑडिट को। स्टेप 1, इनिशियलाइजेशन। जैसे जनरल फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर प्रिलिमिनरी वर्किंग होती है, उसी तरह से यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वो है इनिशियलाइजेशन, जिसको हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी भी कह सकते हैं। नो, इसके अंदर होगा क्या, मीटिंग विद द क्लाइंट एंड एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। In order to understand the important facts, players, issues, etc., the investigator, means forensic auditor, must meet the client to understand क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके रेफरेंस में क्या मेरी फर्म, मेरी सीए फर्म, उसके स्टाफ के पास वो नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है कि हम इस काम को इफेक्टिवली and efficiently perform कर पाएंगे। Only if we are of the opinion that our firm, our resources are sufficient enough and we are having so much skills that is required for the purpose of engagement, we possess that skill, only after that we should accept this engagement. Thereafter, performing conflict check means क्या हमारा इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट में या क्लाइंट के साथ कहीं पर किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। जैसे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर चेक करते हैं कि पर्सन एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, रिलेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर जो इंडेटेडनेस की लिमिटेशंस हैं, गारंटी है, सिक्योरिटी होल्डिंग है, बिजनेस रिलेशनशिप है। उसी तरह से हमें इन जनरल इस चीज को इंश्योर करना है अपने आप को, क्या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है जिसके कारण मेरी वर्किंग बायस्ड मानी जा सकती है। यदि ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इन दैट केस वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट। इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी, a conflict of interest check should be carried out as soon as the relevant parties are established. Thereafter, performing initial investigation means एक इनिशियल वर्किंग, जैसे हम ऑडिट में एक जो प्रिलिमिनरी वर्किंग करते हैं जिसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आ जाता है, उसी तरह से एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करना है जिसके बेस पर डिटेल्ड प्लान बनाया जाएगा। It is generally desired to perform an initial action plan prior to developing a detailed plan. Such initial action plan will help to formulate the subsequent planning, which is to be based upon more complete and comprehensive understanding of the situation. तो सबसे पहले जो एक्टिविटी हमारी आ गई
जिसके अंदर हमने कुछ प्रिलिमिनरी वर्किंग को किया, जिसको नाम दिया गया है इनिशियलाइजेशन, मींस टू इनिशियलाइज, एक शुरुआत करना इस एंगेजमेंट की। देयर आफ्टर जब मेरी एंगेजमेंट हो गई, मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को चेक कर लिया और एक मैंने इनिशियल प्लान, इनिशियल वर्किंग कर ली, एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, देयर आफ्टर आई नीड टू डेवलप द डिटेल्ड प्लान। तो स्टेप नंबर 2, डिटेल्ड प्लानिंग। दिस इज टू बी डेवलप्ड based on the meeting with the client and carrying out the initial investigation of the subject matter. This action plan will set out the objectives which are to be achieved, the methodology which is to be followed while carrying out the audit. Investigation team must carefully take into consideration the objective to be achieved, and accordingly they need to frame their working, they need to develop the overall plan. Thereafter, based upon this plan, the procedures are to be performed, and the primary focus of performing the procedure is to collect the sufficient number of evidences जिसके बेस पर हम अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट का भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन अ सिमिलर मैनर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस फोरेंसिक ऑडिट का भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट बनेगा। इट इन्वॉल्व्स obtaining relevant documents, economic information, tracing different assets, person, unaccounted record, meeting with other experts, statutory internal auditors of the clients, etc. Means जो हम नॉर्मल ऑडिट के अंदर करते हैं वही सारी प्रोसीजरल एस्पेक्ट यहाँ फोरेंसिक ऑडिट के अंदर भी परफॉर्म होंगी। एंड एक डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा, जो डिटेल है वो कंपैरेटिवली फोरेंसिक ऑडिट में ज्यादा होगी। क्यों? नॉर्मल ऑडिट के अंदर हम इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को अप्लाई नहीं करते, बट फोरेंसिक ऑडिट के अंदर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को हम अप्लाई करते हैं। द एविडेंसेस गैदर्ड शुड बी सफिशिएंट to ultimately identify and prove the fraudster and the mechanism that are being adopted by this person for carrying out such fraud. So evidences has been collected. Now, जैसे in the financial audit एविडेंस कलेक्शन के बाद हम उन एविडेंसेस को इवैल्यूएट करते हैं एंड आफ्टर इवैल्यूएशन हम अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इन अ सिमिलर मैनर फोरेंसिक ऑडिट में भी जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं बाय परफॉर्मिंग द वेरियस प्रोसीजर, दीज एविडेंसेस and the information that is being collected through these evidences needs to be analyzed in very much detail. क्यों? रीजन क्या है इस चीज का, क्यों इतनी डिटेल में एनालिसिस की जाएगी? बिकॉज इसके बेस पर जो रिपोर्ट बनाई जाएगी दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोसीडिंग्स दैट आर बीइंग हेल्ड इन द कोर्ट। क्योंकि इस रिपोर्ट को एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। सो जो रिपोर्ट बनाई जाएगी तो रिपोर्ट की एक्यूरेसी के लिए ये हमें इंश्योर करना होगा कि जो फैक्ट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस हो, ताकि एक जो ओपिनियन, जो रिपोर्ट बने वो एक एक्यूरेट रिपोर्ट बने जिसको कोर्ट एज ए एविडेंस यूज कर सके अपनी जजमेंट ड्रॉ करने के लिए। परफॉर्मिंग एनालिसिस, द एक्चुअल एनालिसिस to be performed, it all depends upon the nature of the engagement. It may include summarization of large number of transactions, performing robust procedure, detailed procedure to identify unidentified assets. उन assets को जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया उनको ट्रेस आउट करना, जैसे कोई assets ओवर वैल्यूड हैं उनको फाइंड आउट करना, लायबिलिटीज हैं, हिडन लायबिलिटीज जैसे हमने ड्यू डिलीजेंस में पढ़ा था, उनको ट्रेस करना, कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक डैमेजेस एंड इफ रिक्वायर्ड हाउ मच गुडविल हैज बीन लॉस्ट टू क्वांटिफाई द लॉस ऑफ गुडविल, एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस और द फ्रॉड्स इन्वॉल्व्ड इन केसेस सच रेगुलरिटीज और फ्रॉड टुक प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि यदि फ्रॉड के इंपैक्ट एक लॉन्ग पीरियड तक रहने वाले हैं देन उसकी प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करना कि कितना ओवरऑल लॉस इस कंपनी को बियर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के कारण, इस फ्रॉड के कारण।
परफॉर्मिंग द स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ द फ्रॉड, इसके इंपैक्ट ओवर अदर एक्टिविटीज फ्रॉड के, यूजिंग वेरियस कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ग्राफ टू एक्सप्लेन एंड एनालाइज द फ्रॉड। तो फ्रॉड के रिलेशंस में जो बातें कही गई कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, उनकी समराइजेशन, परफॉर्मिंग द रोबस्ट प्रोसीजर किस पर्पस के लिए, टू ट्रेस अनआइडेंटिफाइड असेट्स, कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक डैमेज एंड इफ रिक्वायर्ड लॉस टू द गुडविल, estimating the present value of the financial losses, performing the statistical regression or the sensitivity analysis of the fraud, and using various computerized application softwares and the graphs to analyze and explain the frauds that is being committed in the organization. इसके ऊपर आई थिंक एक बार शायद से अलग क्वेश्चन भी पुट हुआ है May 19 के एग्जाम में। Question was, you have been appointed as a forensic accountant in Messrs Secured Limited to carry out various analysis as part of your assignment to arrive at a particular result. Specify the various analysis which might have to be carried out by you to arrive at your result. अब वो वेरियस एनालिसिस क्या क्या हो सकती हैं वो आपको बताना है। उन एनालिसिस में अब ये एनालिसिस आपको याद करने वाली है, और इसके बाद जब आपने एनालिसिस कर ली, आपने अपने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए, दिस कंक्लूजन्स नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। तो स्टेप नंबर 5, दैट इज रिपोर्टिंग। द रिपोर्ट जनरली इंक्लूड्स वेरियस सेक्शंस describing the nature of the assignment, scope, approach, finding, opinion, limitations। जैसे हम नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके चलते हैं, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, की ऑडिट मैटर, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन अ सिमिलर मैनर, to the extent possible, the report is to be divided into various sections. Report is generally submitted to the person who has appointed the forensic auditor. And thereafter, last step, court proceeding. The report may be used in the proceedings before the court of law. The investigation is likely to lead to legal proceedings against the suspect. The evidence gathered during the investigation will need to be presented at court, and team member may be called to the court to describe the evidence they have gathered and explain how the suspect was identified. जैसे मैंने आपको जब फोरेंसिक ऑडिट का कॉन्सेप्ट कराया था, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जैसे सीबीआई का मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सीबीआई कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो देयर आफ्टर उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पर यदि उनको लगता है कि हाँ कोई चीज गलत हुई है, देन एक एफआईआर लॉन्च की जाती है, एंड बेस्ड अपॉन दैट फिर कोर्ट में उसकी हियरिंग होती है, और जो वो पेटिशन फाइल की गई है, पेटिशन या तो वो सीबीआई अपनी कोर्ट में करती है या फिर वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर फिर उनकी पेटिशन फाइल की जाती है। तो इन अ सिमिलर मैनर यदि इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ये निकला है कि कोई फ्रॉड हुआ है और उसके एविडेंस फोरेंसिक ऑडिटर के पास है, देन बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो मैटर है वो आगे कोर्ट के अंदर जा सकता है, और कोर्ट जब उस मैटर की हियरिंग करेगी, दैट रिपोर्ट विल बी डिस्कस्ड, और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए क्या एविडेंस का बेस यूज किया गया था, उनकी डिस्कशन, उनकी एक्सप्लेनेशन, उन एविडेंस को देखा जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। सो फोरेंसिक ऑडिट के अंदर वैसे ऑडिटर का रोल नंबर 1 जब उसने रिपोर्ट दे दी वहां पर खत्म हो जाता है, बट जब आगे जाकर ये रिपोर्ट डिस्कस होती है, इसको यूज किया जाता है एज ए एविडेंस इन द कोर्ट प्रोसीडिंग, देन फिर एज ए एक्सपर्ट टेस्टिमोनी इन फोरेंसिक ऑडिटर को कोर्ट में बुलाया जा सकता है टू एक्सप्लेन द एविडेंसेस दैट आर बीइंग कलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। तो फोरेंसिक ऑडिट के ये 6 स्टेप्स हो गए हमारे। सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने एक इनिशियलाइजेशन की, जिसमें हमने क्लाइंट के साथ एक मीटिंग की, क्लाइंट के साथ मीटिंग करके हमने उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया, एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिटरमिन किया, एंड एक इनिशियल प्लान
डेवलप किया गया और उस इनिशियल प्लान को परफॉर्म किया गया सो दैट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे हम इस एक्टिविटी में आगे बढ़ेंगे हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। एंड देयर आफ्टर एक डिटेल्ड प्लान को बनाया गया। बेस्ड अपॉन दैट डिटेल्ड प्लान द प्रोसीजर्स आर बीइंग परफॉर्म्ड एंड द एविडेंसेस आर बीइंग कलेक्टेड। द एविडेंसेस सो कलेक्टेड आर बीइंग एनालाइज्ड इन डेप्थ, and based upon that analysis and the examination of the evidences collected, a report is to be prepared and submitted to the appointing authority. And if that investigation lead into a court trial, in that case the forensic auditor may be called to the court and he need to explain the evidences that he had collected during the course of forensic audit. तो ये 6 स्टेप्स हैं हमारे इनिशियलाइजेशन, प्लानिंग, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग एंड लास्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसका स्टेप्स का भी शायद से क्वेश्चन आया हुआ है एमटीपी में। अगस्त 2018 के मॉक टेस्ट पेपर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। एन्यूमरेट क्वेश्चन तो एक केस स्टडी की फॉर्म में दिया गया। PQR इज अ लिस्टेड कंपनी, turnover 50 crore, and it plans expansion by installation of new machines at new building having total additional project cost है 20 crore rupees की, 10 crore for building, 8.5 crore for machinery and 1.5 crore for the working capital. Projects implemented in 17-18 and one of the accountant point out to the managing director that something wrong has happened in the purchase of building material. That means some kind of fraud is being noticed. On hearing this, management is planning to appoint the forensic auditor and advise the forensic auditor about the steps to be undertaken in case of forensic audit process. तो पूरे फोरेंसिक ऑडिट प्रोसेस के अंदर जो आपके स्टेप्स हैं, इनिशियलाइजेशन, प्लानिंग, कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये 6 स्टेप्स आपको मेंशन करने होंगे। वो डिपेंड करेगा किस डिटेल तक आपको इन स्टेप्स को लिखना है, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के वेटेज के ऊपर कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया है, 6 मार्क्स का आया है। 6 मार्क्स से ज्यादा का तो मुझे लगता नहीं है और 6 मार्क्स से कम का भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 6 स्टेप्स हैं। तो एक्सप्लेनेशन आप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मार्क्स अपने एग्जाम में उस एक्सप्लेनेशन को कवर अप कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा स्टेप्स दैट आर टू बी followed while carrying out the forensic audit. Now, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है टेक्निक्स ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है और आप एनी 4 टेक्निक्स अपने आंसर में दे सकते हैं। नंबर 1, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग इज बेसिकली कंपैरिजन, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट किसी चीज को कंपेयर करना। तो स्टैंडर्ड आपका बेंचमार्क हो गया, उससे एक रिजल्ट को कंपेयर करना, एक डाटा को कंपेयर करना, या 1 ईयर के डाटा को पास्ट ईयर के एवरेज से कंपेयर करना, पास्ट ईयर के डाटा से कंपेयर करना, दैट इज नोन एज द बेंचमार्किंग। कंपेयरिंग वन फाइनेंशियल पीरियड विद अनदर, एक फाइनेंशियल पीरियड के रिजल्ट को दूसरे फाइनेंशियल पीरियड से कंपेयर करना, और परफॉर्मेंस ऑफ वन कोस्ट सेंटर और बिजनेस यूनिट विद अनदर कोस्ट सेंटर और बिजनेस यूनिट, और ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स दैट आर बीइंग डिफाइंड। वो स्टैंडर्ड बजट की फॉर्म में हो सकते हैं, टारगेट की फॉर्म में हो सकते हैं। एनालिटिकल टूल, एनालिटिकल टूल्स में आप ट्रेंड एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, इनको यूज कर सकते हैं व्हाइल कैरिंग आउट द फोरेंसिक ऑडिट। डिजिटल टेक्निक्स, डिजिटल टेक्निक्स के अंदर आप कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निक्स को यूज करते हैं जो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स हैं और डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स की सपोर्ट से उन आप टेक्निक्स को फॉलो कर पाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, क्लोज स्क्रूटनी ऑफ रेलिवेंट ईमेल्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फोन लॉग्स, एंड बिफोर अप्लाइंग डिजिटल टेक्निक्स कि लाइक आप एक पर्सन के फोन रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर रहे हैं आप, तो यहां पर एक इशू क्रिएट हो सकता है कि दैट इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, कि एक पर्सन की प्राइवेसी में इन्वेजन की जा रही है। तो इसके लिए पहले आपको एक तरीके से प्रायर कंसेंट ऑफ द रिलेटेड अथॉरिटी इज नीडेड। ऑब्टेनिंग डाटा फ्रॉम ईमेल एटसेट्रा,
the performance auditor should take appropriate legal advice so that it will not amount to invasion of privacy of a person. CAT, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, that is computer assisted audit techniques that may be applied. They are the computer programs that the auditor use as part of the audit procedure to process the data of audit significance that is contained in a client information system without being dependent on him. सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस जिसको आप आईएएस ऑडिट या सिस्टम ऑडिट का नाम भी देते हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, वी इवैल्यूएट द एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम ऑन विच द डाटा इज बीइंग प्रोसेस्ड, वेदर द सिस्टम इज competent enough to process the accurate data in an accurate manner. डाटा रिडंडेंसी को रोकना, डाटा डुप्लीकेशंस को रोकना, ठीक, डाटा की रिकवरी को इंश्योर कराना, डाटा थेफ्ट को रोकना. तो सिस्टम की एनालिसिस टू एग्जामिन वेदर द सिस्टम्स आर इन प्लेस एंड आइडेंटिफाइंग एनी वीकनेसेस दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रॉडस्टर्स. Common software tools like spreadsheets, RDBMS, report writer, they are widely accepted while performing the forensic audit. Data mining techniques which are designed to automatically mine large volumes of data. Large volumes of data के लिए आप डाटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, जिसके आप हिडन और अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशंस को या एक डाटा के पर्टिकुलर पैटर्न को, कि ये चीज एक एक्सेप्शनल तरीके से हो रही है या ये पर्टिकुलर ग्रोथ नजर आ रही है या ये डिक्लाइन नजर आ रहा है. डाटा माइनिंग बेसिकली एक डाटा एनालिटिकल टूल है जहां पर आप डाटा की डिटेल्ड एनालिसिस को कवर अप कर रहे हैं, और वो जनरली हम कब करते हैं, जब हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा अवेलेबल होता है. डाटा माइनिंग बेसिकली जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का टॉपिक है आपका, उसके अंदर भी आप लोग कवर अप करते हैं डाटा माइनिंग टेक्निक्स. सो ये एक जो टॉपिक है हमारा, द वेरियस टेक्निक्स ऑफ फोरेंसिक ऑडिट. इन जनरल इनमें से काफी सारी टेक्निक्स को हम ऑडिट में यूज करते हैं, एंड बाकी की जो टेक्निक्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं. लाइक यदि मैं बेंचमार्किंग की बात करता हूं, मैं एनालिटिकल टूल की बात करता हूं, मैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स की बात करता हूं, दीज आर द कॉमन टेक्निक्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन ऑडिट. हाउएवर जब मैं डाटा माइनिंग पर चलता हूं या मैं इसमें डिजिटल टेक्निक्स के अंदर हम जाते हैं, तो इनको हम बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिव टूल्स के फॉर्म में देख सकते हैं. तो जो ये टेक्निक्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स या एनालिटिकल टूल्स कह लीजिए, बेंचमार्किंग की बात कर लो, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स की बात कर लो, ये दे आर द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट टूल्स. फिर डिजिटल टेक्निक्स की बात कर लीजिए आप, या फिर डाटा माइनिंग की बात कर लीजिए, दीज आर द इन्वेस्टिगेटिव टूल्स. इसके अलावा सिस्टम एनालिसिस, वो सिस्टम ऑडिट का पार्ट है, वो भी इन्वेस्टिगेटिव टूल्स के अंदर जनरली यूज्ड होता है. तो जो टेक्निक्स हम फोरेंसिक ऑडिट के अंदर यूज कर रहे हैं, इट इज ए ब्लेंड ऑफ ऑडिटिंग एंड द इन्वेस्टिगेटिव टूल्स. कुछ टेक्निक्स इसमें ऑडिटिंग की यूज हो रही हैं और कुछ इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की यूज हो रही हैं, और फिर इन दोनों के अंदर ही कुछ मैनुअल टेक्निक्स हैं और कुछ कंप्यूटराइज्ड टेक्निक्स हैं, डिजिटल टेक्निक्स हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है लर्निंग वाला, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ द फोरेंसिक ऑडिट. अब इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट. फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ये है क्या, इसका मीनिंग ऑफ द टर्म फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट. रिपोर्ट है जैसे नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट होती है, अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच द conclusions which are being drawn on the basis of evidences collected during the course of audit is being given is known as a report. तो फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी क्या है, दैट इज ए रिपोर्ट जिसके थ्रू फोरेंसिक ऑडिटर अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने कंक्लूजन्स को एक्सप्रेस करता है. एन ऑडिट रिपोर्ट इज अ मीडियम थ्रू विच एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन. इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑडिट as it provides the result of the audit that is being conducted by the auditor. Forensic audit report is also nothing but a statement of observations that are gathered and considered
while proving the conclusive evidences. The points that are to be taken in mind, वो पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए इन फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को बनाते वक्त. क्लियर हेडेडनेस. While preparing the report, ऑडिटर शुड बी वेरी मच क्लियर कि मेरी ऑडिट का पर्पस क्या था और क्या मैं इस रिपोर्ट के थ्रू उस पर्पस को अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा. ऑडिटर शुड बी क्लियर एज टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, टू whom the report is directed, and the logical presentation of the report. Understandability. While preparing the report, the forensic auditor report should keep in mind that जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं उसकी लैंग्वेज जो हम यूज करें, उसके जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो यूजर्स हैं हमारी रिपोर्ट के वो इस रिपोर्ट को समझ सकें. यदि हमने रिपोर्ट को एक कॉम्प्लेक्स मैनर के अंदर डिजाइन किया या फॉर्मेट किया, इन दैट केस यदि यूजर्स को हमारी रिपोर्ट की अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं मिल रही, देन इस रिपोर्ट का एज सच कोई यूज ही नहीं होगा. सो while preparing the report, auditor should keep the readers uppermost in mind. Hence, the report should be written in an understandable and simple language. Unbiased approach. Audit report should be prepared without any biasness. Impact of the report. Auditor should consider the probable reaction to reporting, whether action or decision will follow in the quickest possible time आफ्टर इशूइंग द रिपोर्ट इन पब्लिक. जैसे ही रिपोर्ट अप्रूविंग अथॉरिटीज को दी जाएंगी तो उसके बेस पर क्या नए डिसीजंस लिए जाएंगे, क्या एक्शंस लिए जाने हैं, तो इन चीजों को भी रिपोर्ट को बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए. किसी चीज पर इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, दैट थिंग नीड्स टू बी हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट. प्रॉपर सीक्वेंस. जब हम रिपोर्ट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करें तो हम उस रिपोर्ट को एक प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर में ड्राफ्ट करें. जैसे जो हमारी फाइनेंशियल ऑडिट की रिपोर्ट है, क्या हम उसको अपने हिसाब से उसके एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं? नो. पहले ओपिनियन सेक्शन है, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन है, देयर आफ्टर फिर MURG की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, EOM आएंगे. उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर आफ्टर रिपोर्ट ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी मैटर्स आता है. तो जो सीक्वेंसिंग है फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज इट इज नॉट बीन गवर्न्ड बाय द लॉ एंड हेंस प्रॉपर सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है. ये ऑडिटर को ही अपने माइंड में देखना होगा, अपने आप उस चीज को फाइंड आउट करना होगा कि मेरी रिपोर्ट की सीक्वेंसिंग ऐसी होनी चाहिए कि रिपोर्ट एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे और स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो सेक्शंस इस रिपोर्ट के अंदर दिए गए हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में लिंक हो सके. सो इन दिस मैनर these are the various points which needs to be considered by the forensic auditor while preparing the forensic audit report. ये क्वेश्चन भी इन माय ओपिनियन एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 से 6 नंबर का. व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड while preparing the forensic audit report? Factors to be considered while presenting the report. रिपोर्ट को प्रेजेंट करते वक्त किन किन चीजों को आपको कंसीडर करना है? नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी क्या बिजनेस एक्टिविटी करती है, किस सब्जेक्ट को आपने एग्जामिन किया है, किन पर्संस के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया है, किस पर्पस के लिए रिपोर्ट को बनाया गया, पर्सन एज वेल एज पर्पस. मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करती है, आपने क्या अप्रोच फॉलो किया है फोरेंसिक ऑडिट को करते वक्त, एक्सटेंट ऑफ डिटेल्स दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट. ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बेशक इसको तो स्किप भी करना चाहो कर सकते हो. कंटेंट्स, ये भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट. फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का एज सच कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है. हाँ, एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में दिया था, एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिया हुआ है, तो उसी इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट को मैंने यहां पर दिया है कि फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट एक इस मैनर में ड्राफ्ट की जा सकती है. द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट
may vary depending on the situation, the nature and extent of the fraud and the irregularities involved. तो जो ये फॉर्मेट है या ये जो एलिमेंट्स नीचे बताए गए हैं, these are the generalized form of such forensic accounting investigation report, जिसमें टाइटल ऑफ द रिपोर्ट यही आप फाइनेंशियल ऑडिट में भी देते हैं, यहां पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव समरी इंटरनल ऑडिट में, मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर, ऑपरेशनल ऑडिट में, सब में आती है। बैकग्राउंड ऑफ द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपको देना है कि जो आपको ये एंगेजमेंट दी गई इसके पीछे मैनेजमेंट की थॉट क्या थी, या फिर जो ट्रांजैक्शन है उसका ओरिजिन कहां से था, ऑब्जेक्टिव क्या है एंगेजमेंट का, प्रपोज्ड आउटपुट आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड इंप्लीमेंटेशन अप्रोच। एनालिसिस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, कौन कौन से रिस्क को एनालाइज किया जा रहा है, इंटरनल एनवायरमेंट रिस्क, एक्सटर्नल पॉलिटिकल रिस्क, कस्टमर सप्लायर कंपटीटर के रिस्क, बिजनेस प्रोसेस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केट ऑपरेशनल टेक्नोलॉजिकल रिस्क, अदर्स। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी बातें हम याद कैसे करें। अब एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, अब क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर तो लिखना पड़ेगा। अब आप ये चाहें कि मैं इनको किसी तरीके से आपको याद करा दूं तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, यदि लीगल फ्रेमवर्क होता तो हम इसकी केस स्टडीज बनाकर डिस्कस भी कर सकते थे, जैसे हम प्रोफेशनल एथिक्स में करते हैं, कंपनी ऑडिट में करते हैं, इवन बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर भी किया। बट ये जो 4-5 चैप्टर है ना आपके, जिसमें एक चैप्टर मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट का आ गया, एक ये ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन का आ गया, एक इसके बाद और आएगा अभी पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, वो कंपैरेटिवली फिर भी लॉजिकल है। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, लॉजिकल इन द सेंस, लॉजिकल तो ये भी है बट उसको रिटेन करना, उसके कॉन्सेप्ट को कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू फोरेंसिक ऑडिट। ये 2 चैप्टर की यदि मैं पर्टिकुलरली बात करूं, 2 चैप्टर, one is management audit and operational audit and second one due diligence investigation and forensic audit का, इन 2 चैप्टर्स का जो एलिमेंट है, कंटेंट है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिटेन कर पाना, याद कर पाना मुश्किल है। यहां पर थोड़ा तो नहीं, काफी ज्यादा शायद क्रैमिंग पार्ट है। थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट तो हर एक जगह होता है, बट इन दोनों चैप्टर में क्रैमिंग पोर्शन कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, बट क्रैम करना पड़ेगा। और ऐसा है नहीं कि इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल लूं और काफी समय हम इसके ऊपर लगाएं, क्योंकि 4 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाने वाला है नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन भी क्या, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक ऑडिट, तीनों में से वो सिर्फ एक बार हुआ था, आई थिंक इन May 18 के एग्जाम में, जब इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए थे, एक 5 नंबर का और एक 4 नंबर का। अदरवाइज 4 या 5 नंबर का चैप्टर आता है। देखें ये रहा इसकी एग्जामिनेशन वेटेज, May 18 में आए थे 2 क्वेश्चन बड़े सिंपल आए थे, ड्यू डिलिजेंस ओवरवैल्यूड एसेट का एंड डिफरेंस बिटवीन फोरेंसिक ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। नवंबर 18 में आया ही नहीं, May 19 में एनालिसिस टू बी कैरिड आउट व्हाइल डूइंग फोरेंसिक ऑडिट, और नवंबर 19 में वेरिफिकेशन प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू डिफल्केशन ऑफ इन्वेंट्री, जो हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड पढ़े थे 5, सप्लायर लेजर, कस्टमर लेजर और कैश रिसीट, कैश पेमेंट एंड इन्वेंट्री के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। सो ये चीजें अब आपको याद तो करनी पड़ेंगी, अब इनको आप क्रैम करो, कुछ करो, बट क्वेश्चन आ सकता है। एविडेंस ऑफ रिस्क इवेंट्स, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, आपकी रिकमेंडेशंस, इन रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या कोई इंप्लीमेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट से पहले लिया गया है, एंड लिस्ट ऑफ अनेक्शर्स जो आप इस रिपोर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। सो नंबर 1, 2, 3, पहला टाइटल, नंबर 2 पर एग्जीक्यूटिव समरी, ये तो बड़े आराम से याद होंगे। नंबर 3 पर बैकग्राउंड ऑफ द एंगेजमेंट है, जिसमें 4 वर्ड इन्होंने यूज किए हैं, एक ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव, प्रपोज्ड आउटपुट एंड इंप्लीमेंटेशन अप्रोच। प्रपोज्ड आउटपुट के बेस पर इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या इंप्लीमेंटेशंस की जा सकती है,
इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच इमीडिएट करना है या उसके ऊपर फर्दर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के बाद जब कुछ होगा तो करना है, इस तरीके की कुछ अप्रोच आपको इस बैकग्राउंड के अंदर बतानी है कि मैनेजमेंट की थॉट इन रिलेशन टू इंप्लीमेंटेशन क्या है। और फिर जो रिस्क है जो आपने एनालाइज किए हैं, वेरियस काइंड ऑफ द रिस्क इन दिस फोरेंसिक ऑडिट, वो आपको सारे मेंशन करने हैं। देयर आफ्टर एविडेंसेस क्या थे इन रिस्क इवेंट्स के, उनकी डिटेल देनी है। फिर एनालिसिस, रिकमेंडेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड लिस्ट ऑफ कनेक्शन। ये क्रैमिंग वाला पार्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है। जो इसका फॉर्मेट स्टडी मटेरियल ने एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक फोरेंसिक ऑडिट। तो इसमें जो चीजें हमने कवर अप की, सबसे पहले आपने जो काम करना है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट, नंबर 2 एरियाज, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फोरेंसिक ऑडिट एंड नंबर 4 फाइनेंशियल ऑडिट वर्सेस फोरेंसिक ऑडिट। ये एक पार्ट हो गया फोरेंसिक ऑडिट का, जो मैंने पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। और इस वीडियो में फोरेंसिक ऑडिट का पूरा प्रोसेस, जिसमें 6 स्टेप्स थे। इनिशियलाइजेशन, देयर आफ्टर प्लानिंग, फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। फिर इसके बाद टेक्निक्स में कुछ ऑडिट की टेक्निक्स हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक है। ऑडिट की टेक्निक बेंचमार्किंग हो गया, रेशो एनालिसिस हो गया, कैट हो गया, सिस्टम एनालिसिस भी आप कह सकते हैं, ऑडिट में भी हम करते हैं। और इन्वेस्टिगेटिव की टेक्निक के अंदर हम चले डिजिटल टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं, दैट इज एन इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, जो सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन के अंदर या फिर फोरेंसिक ऑडिट के अंदर हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, और इसके अंदर जो मेन टॉपिक आता है, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्लियर हेडेडनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अनबायस्ड अप्रोच, इंपैक्ट एंड द प्रॉपर सीक्वेंसिंग, ये आपको लर्न करना है। तो इस टॉपिक पर हम इतना ही समय लगाएंगे। करने को तो हम इसके ऊपर 3-4 लेक्चर लगा लेते फोरेंसिक ऑडिट पर। फोरेंसिक ऑडिट के तो एज सच फुल फ्लेज कोर्स भी है इंस्टीट्यूट के, पोस्ट मेंबरशिप। जब मेंबर बन जाओगे तो उसके बाद पोस्ट मेंबरशिप इनके कोर्स हैं फोरेंसिक ऑडिट के, फोरेंसिक अकाउंटिंग के। बट हमारे सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट थी, डिमांड है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट, तीनों में से मिलाकर आता है। और टॉपिक ऐसा है जिसमें क्रैमिंग पोर्शन ज्यादा है। तो जो जो चीजें लर्न करने वाली है वो भी मैंने आपको बता दी, बट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आपको भी अपना रिस्क एनालाइज करके फिर चीजों को डिसीजन लेना होगा। क्योंकि एक चीज मैं बहुत क्लियरली बताता हूं आपको, एग्जाम डेज में जो मेरी अब तक की ऑब्जर्वेशन है, वो स्टूडेंट्स इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा सा एक डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि सर चीजें याद नहीं हो रही, याद हुई थी, हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चैप्टर में मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट का, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक ऑडिट का, ये 2 चैप्टर थोड़े से अलग नेचर के हैं, जहां पर क्योंकि लीगल प्रोविजन कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं है, और टॉपिक प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है। वो बात अलग है कि जब आप प्रैक्टिस के अंदर चले जाएंगे तो ये टॉपिक एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आते हैं। बट कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पेपर, ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल वन है, जहां पर आपको क्रैमिंग ज्यादा करनी होगी, इंस्टेड कि हां हम इनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, केस स्टडी बेस के साथ डिस्कस करें। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पीयर रिव्यू के टॉपिक को कवर अप